Good morning, dear friends. First of all, welcome to all to my channel Prestige Ray of Light. काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे थे कि सर एक एसी सर्किट का चैप्टर पेंडिंग है, उसको करवा दीजिए। ऑल्दो आई एम आउट ऑफ स्टेशन बट स्टिल मैंने आप लोगों के लिए अरेंजमेंट करके और ये टॉपिक आप लोगों के लिए तैयार कर लिया है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एग्ज़ाम मॉडल पेपर डिस्कस कर रहे हैं। लुकिंग टू योर सिलेबस, वी हैव डिवाइडेड the whole syllabus into 7 chapters, and out of 7 chapters we have already discussed the 6 chapters, and I hope you are enjoying the session। और आप इसको ढंग से देखिए ताकि आपके आने वाला जो एग्ज़ाम है उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, राइट। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द लास्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस, दैट इज एसी सर्किट्स, राइट। तो आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। दिस स्लाइड इज बेसिकली शोइंग यू द कंटेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। हालांकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है बट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सेलेक्टेड कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, एंड आई होप दिस क्वेश्चन वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशन। अगर हम मोटे मोटे तौर पे देखें तो इसमें आपको साइनसोइडल वेवफॉर्म के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, राइट। उसका एम्पलीट्यूड, उसकी इक्वेशन का फॉर्मेट, और फिर आपको कॉन्सेप्ट ऑफ फेज और फेज डिफरेंस आना चाहिए, एंड देन फेजर रिप्रेजेंटेशन, राइट। उसके बाद एवरेज और आरएमएस वैल्यू, दो तरह के फॉर्म फैक्टर्स और पीक फैक्टर्स हम पढ़ेंगे, एंड देन एनालिसिस ऑफ सिंगल फेज एंड थ्री फेज बैलेंस्ड एसी सर्किट्स, और उसके अंदर हम पावर और फिर पावर फैक्टर की कैलकुलेशन कैसे करते हैं इसके ऊपर बेस क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं हम इस सेशन की। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हैं कि भाई एसी सर्किट का मतलब क्या होता है, राइट। द क्लोज पाथ इन विच एसी करंट फ्लोज, जिसको हम एसी सर्किट कहते हैं, ठीक है ना। और हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द सर्किट दैट आर एक्साइटेड बाय टाइम वेरिंग सोर्सेज, दैट इज नोन एज एसी सर्किट, राइट। टाइम वेरिंग सोर्सेज काफ़ी तरह के हो सकते हैं, बट फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी आर इंटरेस्टेड इन अ साइनोसोडियल टाइम वेरिंग सोर्स, राइट। साइनोसोडियल टाइम वेरिंग सोर्स मीन्स जो उसका इक्वेशन है उसकी फॉर्मेट में आपको साइन और कॉस दोनों फॉर्म दिख सकते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली जब भी हम किसी सर्किट के अंदर साइनोसोडियल सप्लाई लगाते हैं, साइनोसोडियल मीन्स या तो साइन फॉर्म में हो या कोसाइन फॉर्म में हो, तो जो सिस्टम है उसके अंदर जो टोटल रिस्पॉन्स है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, राइट, ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट। तो अभी फिलहाल आपके सिलेबस में ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स कोर्स में नहीं है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आप लोगों ने एनालिसिस किया है वो स्टेडी स्टेट वाला पार्ट है, ठीक है ना। और जो भी इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हैं वो आगे ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स भी पढ़ेंगे, बट हियर वी आर रिस्ट्रिक्टेड आवर डिस्कशन ऑन स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, राइट। सो आइए शुरुआत करते हैं कि ये साइनोसोइडल वेवफॉर्म का बेसिक फॉर्मेट क्या है, ठीक है ना। और आप लोग हालांकि पढ़ चुके होंगे। तो इंस्टेंटेनियस वेवफॉर्म, इसको वोल्टेज की वेवफॉर्म मैंने यहाँ पर दिखाई है, साइनोसोइडल वोल्टेज वी टी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। यहाँ पर जो वी एम है इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ साइनोसोइडल, या इसकी पीक वैल्यू कहते हैं या मैक्सिमम वैल्यू कह सकते हैं आप, ठीक है ना। ओमेगा है इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेडियन पर सेकेंड में, और जो ओमेगा टी टोटल कंपोनेंट होता है इसको थीटा कहते हैं। दिस इज योर आर्ग्यूमेंट ऑफ द साइनोसॉइड, राइट। मैं बहुत ज़्यादा डीप के अंदर नहीं जाऊंगा, बट मैं आपको बता देता हूँ कि साइनोसॉइडल वेवफॉर्म का नेचर आप जानते हैं कि ये थीटा ओमेगा टी की फॉर्म में पाई 2 पाई इस तरह से ये पीरियोडिक वेवफॉर्म है, और अगर आप टाइम पीरियड में शो करते हैं तो वो इस तरह से रहता है। आप यहाँ से बता सकते हैं कि जो वन साइकिल है कंप्लीट वो टाइम पीरियड टी में कंप्लीट हो रही है, एंड दिस टी इज इक्वल टू योर 2 पाई, राइट। ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई, ऐसा भी आप कह सकते हैं। अब जो बेसिक इक्वेशन है वो है आपकी, एक्चुअली यहाँ पे मैंने टी हटा दिया है, ठीक है ना। बार बार मैं टी नहीं लिखूंगा। वेन एवर वी आर यूजिंग स्मॉल साइन इट मीन्स दीज आर इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस मीन्स पर्टिकुलर टाइम पीरियड के ऊपर जो वैल्यू है वो ये वाली वैल्यू है, ठीक है ना। वी एम ये मैक्सिमम वैल्यू है, पीक वैल्यू, और साइन ओमेगा टी, राइट। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, आप सभी लोग जानते हैं, वेयर एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई, राइट। ये एक आरएमएस वैल्यू आई थिंक आप सभी लोग जानते होंगे। इसका फॉर्मूला होता है वी एम बाई रूट 2, ठीक है ना। जो भी बाई डिफॉल्ट वैल्यू आपको दे रखी होती है एग्जाम के अंदर वो आरएमएस वैल्यू ही होती है, ठीक है ना, अनलेस एंड अनलेस इट इज डिफाइंड एज पीक वैल्यू, राइट। और अगर आप एवरेज वैल्यू की बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 2 वी एम बाई पाई, एंड दीज एक्सप्रेशंस आर वैलिड ओनली फॉर साइनोसोडियल सप्लाई, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दैट, राइट। और अभी हम सारा डिस्कशन साइनोसोडियल के ऊपर ही करेंगे, ठीक है ना। तो और दो फैक्टर मैंने आपको कहा था इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने करंट की फॉर्म में बताया, वोल्टेज की फॉर्म में भी इनको डिफाइन कर सकते हैं। फॉर्म फैक्टर होता है आई आर एम एस अपॉन आई एवरेज,
और अगर अपन क्योंकि साइनसोइडल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, तो अगर दोनों की वैल्यू आप रखेंगे आरएमएस और एवरेज की यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू आती है 1.11, राइट। और अगर पीक फैक्टर की बात करते हैं तो वो होता है मैक्सिमम अपॉन आरएमएस, और साइनसोइडल के लिए वैल्यू होती है 1.41। ये फैक्चुअल डेटा है, ये आपको याद रखना है, और उनके फॉर्मूला भी याद रखिएगा, इट में बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, राइट। ये पहला क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, एक सप्लाई वोल्टेज है 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज की, जो कि एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग यानी कि अपने घरों में जो सप्लाई आती है उसकी बात की जा रही है। तो हमारे घरों में जो सप्लाई आती है, और अगर हम उसकी इक्वेशन लिखना चाहें इंस्टेंटेनियस फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे। हम जानते हैं इंस्टेंटेनियस इक्वेशन का जो जनरल एक्सप्रेशन है वो होता है, मैंने यहाँ पे टी ब्रैकेट में नहीं लिखा है, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना। V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, वी एम इज इक्वल टू √2 वी आर एम एस, क्योंकि वी आर एम एस क्या होता है VM/√2, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे को क्या चाहिए, पीक वैल्यू चाहिए। और मैंने आपको कहा था जितने भी वोल्टेज हमारे को दे रखे होते हैं बाय डिफॉल्ट दीज आर आरएमएस, ये मैंने लिखा भी है, देखो ऑल दी गिवन वोल्टेजेस आर बाय डिफॉल्ट आरएमएस, ये आप ध्यान रखिएगा। अब क्योंकि आरएमएस दे रखा है, आपको पीक वैल्यू चाहिए, तो इसको √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी अराउंड 325 वोल्ट, राइट। ओमेगा आप जानते हैं 2πf होता है, 2 इंटू पाई इंटू एफ, सप्लाई फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज आपको दे रखी है, तो ये हो जाएगा 314.16 रेडियन, राइट। तो इसकी वैल्यू अगर दोनों की अपन वहाँ रखें हैं, वीएम की और ओमेगा की, तो ये आ जाएगा एक्सप्रेशन V इज इक्वल टू 325.27 साइन 314.16 टी, आंसर। ये आपका एक्चुअली हमारे घरों में जो सप्लाई आती है उसकी इक्वेशन है इंस्टेंटेनियस टाइम के ऊपर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। V आपको दे रखा है 141.1 साइन 314 टी। अब आपको ये कुछ क्वांटिटीज पूछी गई हैं, ये मैं एक कॉमन क्वेश्चन करा रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि आपसे सारी क्वांटिटी एक साथ पूछी जाए, तो मल्टीपल चॉइस में आपसे एक या दो पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फिर आरएमएस वैल्यू निकालनी है, एवरेज वैल्यू निकालनी है। ये दोनों चीज़ें लास्ट वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान रखिएगा। द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एट टी इक्वल टू 3 मिली सेकेंड, आपको 3 मिली सेकेंड के ऊपर इस वोल्टेज की इक्वेशन वैल्यू क्या होगी वो निकालनी है। और दूसरा निकालना है लास्ट में, द टाइम टेकन फॉर द वोल्टेज टू रीच 100 वोल्ट फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर पासिंग थ्रू जीरो वैल्यू, ठीक है ना। तो ये मैं जैसे अपन सॉल्व करेंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। ये इक्वेशन आपको दे रखी है 141.143 साइन ओमेगा टी। अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से, स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी क्या है, V इक्वल टू वीएम साइन ओमेगा टी। अब इसको आप कंपेयर करिए, तो यहाँ से आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए पहली टर्म, तो ये आपका होता है ओमेगा। ओमेगा क्या है 314 रेडियन पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी ओमेगा आप जानते हैं 2πf होता है, तो वहाँ से फ्रीक्वेंसी कैसे निकल जाएगी, ओमेगा अपॉन 2π, तो 314 अपॉन 2, और पाई की वैल्यू होती है 314। तो यहाँ से आपका पॉइंट हटा करके ऊपर 100 करोगे, 314 से 314 कैंसिल हो जाएगा, और 100/2 यानी कि 50 हर्ट्ज आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब आपको निकालनी है आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, V आरएमएस होता है VM/√2। ये आपको VM के फॉर्म में दे रखी है एक्चुअली इक्वेशन, है ना, इंस्टेंटेनियस वैल्यू VM साइन ओमेगा टी, राइट। जब भी इक्वेशन में दे रखी है तो वो मैक्सिमम वैल्यू है, और अदरवाइज इन जनरल विदाउट इक्वेशन दे रखी है तो वो आपकी आरएमएस होगी, ठीक है ना। तो यहाँ से आप निकाल लीजिएगा इसको, 114.14 और √2 की वैल्यू होती है 14, तो ये अराउंड 100 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 2 VM/पाई होता है, VM आपको दे रखा है 141.14, तो वहाँ से आप पाई की वैल्यू रख करके और ये निकाल लीजिए। ये आप देख सकते हैं कि जो पीक वैल्यू है वो हमेशा ज़्यादा रहेगी, आरएमएस उससे कम रहेगी, और एवरेज आपका 90 वोल्ट है, ठीक है ना। अब जो 14 इसका जो फोर्थ पार्ट है वो हमारा क्या कह रहा है कि आपको 3 मिली सेकेंड के ऊपर इसकी वैल्यू क्या है वो निकालनी है। तो सबसे पहले तो जो मिली सेकेंड है उसको आप सेकेंड में कन्वर्ट कर दीजिए, और जो आपको ये टी दे रखा है उसके ऊपर इसकी वैल्यू डाल दीजिए, तो ये आ जाएगा 114.4 वोल्ट, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका था कि आपको वो टाइम निकालना है जब ये 100 वोल्ट हो जाए, तो आप V की वैल्यू 100 रख दीजिए, और आपको ये टी निकालना है, तो ये हो जाएगा 1/314 साइन इनवर्स निकलेगा इसका 100 बाई पहले 141.4 करेंगे, फिर साइन इनवर्स निकालोगे तो ये वैल्यू करीब करीब आ जाएगी आपकी 2.5 मिली सेकेंड के ऊपर। ये इसकी वैल्यू क्या जाती, कहाँ पहुँच जाती है, 100 पहुँच जाती है, ठीक है ना। और जब ये 3 मिली सेकेंड होती है तो ये 114 पहुँच जाती है। इस तरह से ये वैल्यू टाइम के साथ चेंज हो रही है, ठीक है ना। अब क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जो वैल्यू पढ़ी है वो विदाउट आर्ग्यूमेंट पढ़ी है, फेज हमने डिस्कस नहीं किया। हमने अभी तक पढ़ा था VT इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी ओनली, ठीक है ना। तो कई बार अगर हम जनरल एक्सप्रेशन की बात करें तो इसके साथ एक ओमेगा एंगल फाई भी जुड़ा रहता है, जिसको हम कहते हैं फेज ऑफ दिस वोल्टेज, ठीक है ना। अब हम आगे जो भी डिस्कशन करेंगे, ये फेज आपका
वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दे रखा है, डिग्री या रेडियन दोनों में हो सकता है, ठीक है ना। तो ये आपका जनरल एक्सप्रेशन है, वी एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अर्लियर वी हैव एज्यूम दिस फाइव एज जीरो, तो हमारी क्या इक्वेशन बन गई थी, वी टी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वेव का, ठीक है ना, साइनसोइडल फॉर्म का, तो वो आपको वेव की फॉर्म में भी दे सकते हैं, उसको हम कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इक्वेशन आपने देख ली, उसको हम कहते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। फेजर फॉर्म में भी आपको दे सकते हैं, ठीक है ना। फेजर बेसिकली होता है आपका रोटेटिंग वेक्टर, और ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड और फेज होता है, ठीक है ना। ए फेजर शोज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट दैट इंस्टेंट फॉर एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, ठीक है ना। जो वेक्टर होता है उसके अंदर आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमेशा कांस्टेंट रहती है, फिक्स रहती है, जबकि फेजर के अंदर क्या होता है, ये रोटेटिंग वेक्टर है बेसिकली, ठीक है ना। आई होप आप लोगों ने मैथमेटिक्स में ये सब फॉर्मेट इसके पढ़ रखे होंगे। z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा कह दें या j कह दें, भाई ये रेक्टेंगुलर फॉर्म होता है, r ऑफ एंगल थीटा पोलर फॉर्म होता है, और ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है, और ये सारे बेस्ड किसके ऊपर है, आइलर्स आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है ना। e टू द पावर प्लस माइनस j फाइव इज इक्वल टू कॉस फाइव प्लस माइनस j साइन फाइव, ये आइलर्स थ्योरम होती है। आई होप यू ऑलरेडी नो दिस। तो अब फाइनली जो हमारा डिस्कशन है वो इसके ऊपर है कि अगर आपको टाइम डोमेन रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, वी एम साइन, देखिए आप कॉस भी ले सकते हैं, साइन भी ले सकते हैं, डोंट बी कंफ्यूज, राइट, बोथ आर कम अंडर द कैटेगरी ऑफ साइनसोइडल। कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, या मैं साइन भी ले सकता हूँ, ठीक है ना। तो इसका जो फेजर रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसे रिप्रेजेंट होता है आपका, सबसे पहले तो देखिए जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है टाइम डोमेन वो स्मॉल लेटर्स होता है, और फेजर में हम कैपिटल लेटर काम में लेते हैं, ठीक है ना। ये वी एम ही रहेगा, और इसको हम एंगुलर फॉर्म में पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम कहते हैं, इसका ये फेजर डोमेन है, ठीक है ना। एक्चुअली जो हम क्वेश्चन से डील करते हैं, हमारा फेज से रिलेशन नाता कम रहता है, हम लोग फेज डिफरेंस की बात करते हैं, हमारे को दो दो वैल्यू आपको दे रखी होगी, तो उस केस में जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो उनका सेम फ्रीक्वेंसी होना जरूरी है। ये आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा इस बात का। अब ये डायग्राम मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है ना। देखिए कोई फेज लैग कर रहा है या लीड कर रहा है, उसका डिसीजन हम कैसे लें। तो सबसे पहले देखिए इस एक्सिस को मैंने रेफरेंस मान लिया, ये आपका रियल एक्सिस है यानी कि एक्स एक्सिस है, इसको मैंने लिख दिया बकायदा रेफरेंस, ठीक है ना। जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं तो हम इसको कहते हैं लीडिंग डायरेक्शन, और इस केस में सारे एंगल आपके पॉजिटिव होंगे, ठीक है ना। ये एक पॉजिटिव सेंस में ले रहा हूँ, कई बार किताब में आप देखोगे तो वो उल्टा भी दे रखा है। अभी आप फिलहाल ये ध्यान रखिए कि जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो हमारे एंगल हम पॉजिटिव लेंगे, एंड दिस इज नोन एज योर लीडिंग डायरेक्शन, राइट। अगर आप उल्टा चलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है ना, नीचे की तरफ क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और इस केस में जो एंगल है वो लेगिंग एंगल होते हैं, और हम एंगल इनको नेगेटिव लेंगे, ठीक है ना। अब इसको कैसे समझें, देखिए मेरे पास एक वेक्टर v है, राइट, ये इस रेफरेंस से एंगल फाइव बना रहा है, फाइव, तो मैंने इसको लिखा है पॉजिटिव फाइव, और मैं इसका जो मैग्नीट्यूड है वो वी एम है। तो इस रेफरेंस के रेस्पेक्ट में अगर मैं इस वेक्टर को लिखना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगा, वी एम एंगल फाइव, ठीक है ना। ये इस रेफरेंस के रेस्पेक्ट में है, ठीक है ना। रेफरेंस का मतलब होता है एंगल 0 डिग्री है, तो ये एंगल मैंने पॉजिटिव माना है, राइट। और अगर मैं इस करंट फेजर को लिखना चाहूँ विद रिस्पेक्ट टू दिस रियल एक्सिस, तो मैं कैसे लिखूंगा, इसका मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है आई एम, और ये एंगल है आपका थीटा, ये माइनस थीटा हो जाएगा क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नीचे की तरफ है, तो उसको मैं कैसे लिखूंगा, आई इक्वल टू आई एम माइनस थीटा। अब आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपको एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव लेना है और क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव लेना है, बस ये चीज़ ध्यान रखिए, ठीक है ना। अब मैं आपको क्वाड्रेंट की फॉर्म में समझा देता हूँ, आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, ये टोटल जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होता है, ये सेकंड होता है, थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है ना। ये है आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स। यहाँ पर आप इस डायग्राम को ध्यान रखिएगा, साइन कॉस, साइन के जस्ट अपोजिट ये माइनस साइन है, कॉस के जस्ट अपोजिट माइनस कॉस है, तो साइन और कॉस में हमेशा 90 डिग्री का डिफरेंस रहता है, ठीक है ना। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ठीक है ना, तो आपका कॉस जो है वो लीड कर रहा है साइन के रेस्पेक्ट में 90 डिग्री से, ठीक है ना। आई होप आपको दोनों ही डायग्राम समझ में आ गए होंगे, इससे आपको न्यूमेरिकल करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल के तौर में आपको और समझा देता हूँ। देखिए आपको दो इक्वेशंस दे रखी हैं, एक वोल्टेज की इक्वेशन है और एक करंट की इक्वेशन है, ठीक है ना। 50 साइन, ये बेसिकली ओमेगा की वैल्यू है 50 हर्ट्ज मानते हुए 314 t प्लस 55 डिग्री, राइट, ये पॉजिटिव एंगल है। I इक्वल टू 10 साइन 314 माइनस 35 डिग्री एम्पेयर है, ठीक है ना। अब अगर आपको इसको फेजर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेफरेंस फेजर लेंगे x। अब आप देखिए जो वोल्टेज का फेजर है
वो उसका एंगल कैसा है, पॉजिटिव, और हम इसको एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तभी पॉजिटिव होंगे। तो हमने इसको 55 डिग्री पे इसका जो मैग्नीट्यूड है 50 वोल्ट वो बना दिया, ये पॉजिटिव एंगल है। जबकि करंट क्या कर रही है, माइनस में है, ठीक है ना, तो उसका एंगल कहाँ बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंगल और इसका मैग्नीट्यूड भी कम है, तो हमने इसका वेक्टर छोटा दिखाया, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि इस समय वोल्टेज और करंट के बीच में फेज एंगल कितना है, तो आप कैसे बताएंगे, आप पहले दोनों फेजर बना लें और फिर इन दोनों के बीच में देख लें एंगल कितना है। ये तो है यहाँ से यहाँ तक 35 और फिर है 55, यानी कि दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री का हो गया। तो मैंने लिख दिया है फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज 90 डिग्री। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है। अब इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन कैसे बनेंगे एग्जाम में, या किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पिछले साल आपके एग्जाम में आया हुआ है। क्या कह रहे हैं, द फेजर वैल्यूज ऑफ वोल्टेज एंड करंट आर गिवन एज अंडर, ठीक है ना। आपको वोल्टेज फेजर और करंट फेजर दे रखा है, आपको क्या निकालना है, फाइंड द फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस आपसे निकालना है। वोल्टेज आपको दे रखा है 100 एंगल 30 डिग्री, देखिए वोल्टेज का एंगल पॉजिटिव है, ठीक है ना, और करंट आपको दे रखी है 10 एंगल -45 डिग्री। यहाँ पर मैंने फेजर डायग्राम बनाया नहीं है, तो आप आसानी से बना लेंगे। सबसे पहले आप एक रेफरेंस फेजर ले लें, वोल्टेज का एंगल 30 डिग्री पॉजिटिव एंगल है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री बना लें। करंट का एंगल -45 डिग्री है, तो ये नीचे की तरफ -45 बना लें। आपसे पूछा है फेज डिफरेंस वोल्टेज और करंट के बीच में, तो क्या हो जाएगा, 45 यहाँ है, 30 ऊपर है, तो दोनों को अगर आप मेरे हिसाब से ऐड करेंगे तो ये 75, यानी कि आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, अब हम पावर सर्किट की बात करते हैं। आपके एग्जाम में पावर से रिलेटेड क्वेश्चन सिंगल फेज और 3 फेज दोनों ही सर्किट से पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, पावर कैलकुलेट कैसे करेंगे, राइट। सिंगल फेज सर्किट के अंदर आपका जो पावर का फॉर्मूला होता है वो होता है VI cos phi, और यहाँ पर आप ध्यान रखें ये वोल्टेज, इसको आप सिंगल फेज वोल्टेज कहते हैं या VRMS कहते हैं, एक ही बात है, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दैट। ये करंट आपकी करंट ऑफ सिंगल फेज है, IPH कहते हैं या IRMS कहते हैं, एक ही बात है। और cos phi आपका है पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट, और पावर फैक्टर को लेकर के मैंने 4 लेक्चर इसके ऊपर डाल रखे हैं यूट्यूब के ऊपर, अपने चैनल के ऊपर, तो आप जाकर के देख सकते हैं कि भाई पावर फैक्टर होता क्या है, किस किस तरीके से अपन ने इसको डिफाइन किया है, कैसे निकालते हैं, और पावर फैक्टर कम होने के क्या क्या नुकसान है, उसको कैसे इंप्रूव करते हैं विथ न्यूमेरिकल। 4 लेक्चर मैंने डाल रखे हैं, आप जाकर के देख सकते हैं, एंड आई होप दैट विल बी वेरी बेनिफिट टू यू, राइट। और मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी उसके लिंक डाल दूंगा पावर फैक्टर के 4 लेक्चर के, सो दैट यू विल बी कंफर्टेबल। अब आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, लोड इम्पीडेंस दे रखा है आपको 20 - j20। अब आपको पावर फैक्टर पूछा है लोड का, ठीक है ना। देखिए आपको जब भी पावर फैक्टर निकालना हो तो आपको सबसे पहले देखना होगा कि आपको डेटा किस फॉर्म में दे रखा है, ठीक है ना। देखिए पावर फैक्टर को हम 3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले इसकी जनरल डेफिनेशन होती है रेशियो ऑफ एक्टिव पावर टू दी एपरेंट पावर, आपको यहाँ पर वो डायरेक्ट नहीं दे रखा है, ठीक है ना, और ना ही आप निकाल सकते हैं क्योंकि आपको खाली लोड दे रखा है। तो वो हालांकि जनरल डेफिनेशन है, बट उसके लिए हमारे को सफिशिएंट डेटा अभी इस फिलहाल इस क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन होती है कि कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज, फेज वोल्टेज एंड फेज करंट, ये साइनसोइडल सप्लाई के लिए होती है जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको अभी वोल्टेज और करंट अभी भी नहीं दे रखे हैं, तो एंगल का भी वो फॉर्म भी काम नहीं आएगा। तीसरी पावर फैक्टर की डेफिनेशन होती है इन टर्म्स ऑफ सर्किट पैरामीटर, दैट इज R/Z, रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस टू द इम्पीडेंस। तो वो मामला आपका यहाँ पर बनेगा, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, जो इम्पीडेंस होता है, आई होप यू अंडरस्टैंड, R - jX है आपका इम्पीडेंस है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप Z निकाल लीजिए। Z कैसे निकालेंगे, अंडर रूट करके निकाल लीजिए, 20² + 20² आपका इम्पीडेंस Z आ जाएगा, और R आपको दे रखा है। तो इस तरह से अगर आप करोगे तो इस केस में आपका पावर फैक्टर ऑफ द लोड आ जाएगा 0.707, ठीक है ना। ये आप निकाल लीजिएगा, और जिसको भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं फिर से इसको डिटेल में बता दूंगा, ठीक है ना। वैसे आप समझ में गए होंगे कि R/Z करना है इस केस में, ठीक है ना। अब अगर हम 3 फेज सर्किट की बात करें तो 3 फेज सर्किट में जो पावर का फॉर्मूला है, 3 फेज सर्किट में देखिए 2 तरह की क्वांटिटी हम डिफाइन करते हैं, फेज क्वांटिटी और लाइन क्वांटिटी, ठीक है ना। अगर हम जैसे आपने सिंगल फेज में देखा था VPH IPH cos phi, तो 3 फेज में 3 से मल्टीप्लाई कर दें, टोटल पावर आ जाएगी, ठीक है ना। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि 3 फेज के केस में आपका अगर बैलेंस लोड है, तो चाहे वो स्टार कनेक्टेड है चाहे वो डेल्टा कनेक्टेड है, दोनों ही केस में पावर का फॉर्मूला लाइन क्वांटिटीज़ की फॉर्म में ही सेम रहेगा, √3 VL/IL cos phi, या फिर आप कह दें 3 VPH IPH cos phi, ठीक है ना। यूनिट्स इसकी वाट या किलोवाट में हो जाएगी, ठीक है ना। इसी तरह से आपकी एपरेंट पावर हो जाती है √3 VL/IL, ठीक है ना,
और जो रिएक्टिव पावर है उसके अंदर साइन फाई आता है, ठीक है ना। उसकी यूनिट होती है केवीआर और एक्टिव पावर की यूनिट होती है केवी या फिर वी। आई होप ये आप पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं, और मैंने भी प्रैक्टिकल सेशन जब लिए थे तो स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन अपन डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। तो इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे वो देख लेते हैं थोड़ा सा। अभी फिलहाल ये सिंगल फेज का ही सर्किट लिया है मैंने। आपको वोल्टेज और करंट एक सर्किट एलिमेंट के अंदर इस तरह से है, 50 साइन 314t प्लस 55 डिग्री, ये जो भी अभी मैंने डिस्कस किया था वही इक्वेशन मैंने वापस लिए हैं। इस केस में आपको पावर निकालनी है ड्रॉन बाय द एलिमेंट, ठीक है ना। एक वोल्टेज और करंट की इक्वेशन आपको दे रखी है, आपको पावर पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो पावर निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, वी आई कॉस फाई, ठीक है ना। वी ये आपका जो दे रखा है वो मैक्सिमम वैल्यू है, आपको आरएमएस निकालना है तो आप डिवाइड बाय रूट 2 कर देंगे, ठीक है ना। ये है आपकी करंट आई एम, तो आई एम बाई रूट 2 कर देंगे तो आपको वी आर एम एस और आई आर एम एस मिल गया। अब आपको चाहिए कॉस फाई। यहाँ पर फाई क्या है, वो एंगल है वोल्टेज और करंट के बीच में, वो फेजर डायग्राम से मैंने आपको समझाया था, वापस एक बार बता देता हूँ। ये आपकी वोल्टेज की इक्वेशन है, प्लस 55 डिग्री, ये एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल है, माइनस एंगल क्लॉकवाइज बनेगा, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 90 डिग्री है, ठीक है ना। और कॉस 90 क्या होता है, जीरो। तो आपका 50 बाई रूट 2, 10 बाई रूट 2, ये तो आपका हो गया वी आर एम एस, आई आर एम एस कॉस फाई, कॉस ऑफ एंगल भी 90 डिग्री है, तो पावर क्या हो गई, जीरो हो गई। इस केस में अगर आपको सेकंड क्वेश्चन पूछें कि इस सर्किट का नेचर कैसा है, तो आप बता सकते हैं सर्किट एलिमेंट इज प्योर इंडक्टिव या फिर प्योर इंडक्टिव ही कहेंगे, क्योंकि करंट इसमें लैग कर रहा है, और करंट अगर लीड करता तो प्योर कैपेसिटिव हो जाता। और आप जानते हैं कि पावर केवल रेजिस्टिव सर्किट में ही कंज्यूम होती है, इंडक्टिव, प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटिव सर्किट में जो पावर कंजम्पशन है वो जीरो रहता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब आपको ये क्वेश्चन पूछा है, ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, पिछले साल आपके एग्जाम में आ चुका है आई थिंक ये क्वेश्चन, और नहीं तो इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रोडायनामोमीटर वाटमीटर है, इफ द वोल्टेज एंड करंट मेजर की हुई है इस वाटमीटर से 100 साइन 314t, इसका कोई एंगल नहीं दे रखा है, और करंट का एंगल आपको दे रखा है -60 डिग्री, ठीक है ना। तो आपको पावर निकालनी है, तो इस केस में सेम कुछ नहीं करना है जो प्रीवियस क्वेश्चन था। इस केस में आपका 100 बाई रूट 2 वी आर एम एस हो गया, 10 बाई रूट 2 आपका आई आर एम एस हो गया, और इस बार ये एंगल दोनों के बीच में आपको दिख ही रहा है कि जीरो है नहीं, वोल्टेज तो उसी फेजर के ऊपर आ जाएगा, एंगल जीरो ही है, करंट का फेजर नीचे की तरफ आपका जो है वो 60 डिग्री है, तो 560 डिग्री हो गया, ठीक है ना। तो कॉस 60 क्या होता है ये आप जानते हैं, उस केस में इसकी वैल्यू रख दीजिए, ठीक है ना। तो आपका आंसर आ जाएगा 250 वॉट। तो इस केस में जो आंसर है वो थर्ड हो जाएगा 250 वॉट, ठीक है ना। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैंने लिख भी दिया है, द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज 60 डिग्री। प्रीवियस केस में वो जीरो था, इस बार 60 हो गया, फॉर्मूला लगा दीजिए, कॉस 60 की वैल्यू आप जानते होंगे, वो वैल्यू लगा करके वो, ठीक है ना, वो इसका आंसर आपका आ जाएगा, राइट। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस बार देखिए जो वोल्टेज और करंट है आपको वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में दे रखा है, ठीक है ना। 160 प्लस जे 120, और जो करंट है वो दे रखी है 6 प्लस जे 18। अगेन आपको पावर कंज्यूम पूछिए इस केस में, तो इस केस में अपन कैसे करेंगे वो देखिए आप। देखिए आपको जब भी रेक्टेंगुलर फॉर्म दे रखा हो तो आप कोशिश करें कि उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। देखिए 160 प्लस जे 120, इसको आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 200 एंगल 36.87, ये आप करके देख लीजिएगा। करंट का फेजर है 6 प्लस जे 8, तो इसका एंगल, इसका जो पोलर फॉर्म में हो जाएगा 10 और एंगल 53.13 आ जाएगा, ठीक है ना। आई होप ये कन्वर्जन आप जानते होंगे, नहीं तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। जब भी आप किसी रेक्टेंगुलर फॉर्म को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर चाहिए मैग्नीट्यूड और एंगल। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x प्लस जे वाई, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर 36 प्लस 64, 100 का रूट 10, राइट। और एंगल कैसे निकालते हैं, tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स, तो 8/6 करेंगे तो यानी कि आपका ये हो गया 4/3, और उसका अगर इन्वर्स लेते हैं तो ये 53 एंगल आता है, ठीक है ना। और इस केस में आपका जो अपरेंट पावर है वो कैसे निकालेंगे, V मल्टीप्लाइड बाय कॉन्जुगेट ऑफ करंट। कॉन्जुगेट जब भी करेंगे तो इसका एंगल आप नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि मैग्नीट्यूड तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 200 इंटू 10 2000, और जब भी एंगल मल्टीप्लाई के फॉर्म में होते हैं तो आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो 36 माइनस 53 करेंगे तो माइनस एंगल आएगा, और आप चाहें तो उसको वापस रिकन्वर्ट कर सकते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में, इसके दो कंपोनेंट आ जाएंगे, ठीक है ना, रियल कंपोनेंट और इमेजनरी कंपोनेंट। और जो पावर कंज्यूम होती है ट्रू पावर, वो ओनली
रियल पार्ट होता है, तो 1920 वाट ये आपके निकल कर आ जाएगी। और भी कई तरीके हैं, उससे भी आप निकाल सकते हैं। मैंने एक आसान तरीका आपको बताया है, ये इसलिए बताया था कि आपको एक कन्वर्जन का भी आइडिया लग जाए, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके पिछली बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ चुका है, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन है, खाली डेटा चेंज है। वोल्टेज 100 माइनस जे 50 वोल्ट और करंट आपको दे रखी है 3 माइनस जे 4 एम्पियर, ठीक है ना। इसमें भी आप रियल पावर निकाल के बताइएगा, और इसका आंसर मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको स्वयं सॉल्व करें, ताकि अपन कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। मैं जो आंसर लिखेंगे मैं सबको कंफर्म कर दूंगा कि आपका ये सही है या नहीं है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, एक सर्किट आपको देकर के भी पावर कंजप्शन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। आपको एक बहुत ही सिंपल सर्किट दे रखा है, देखिए इसको मैं समझा देता हूँ। हालांकि सॉल्यूशन ऊपर है, लेकिन फिर भी मैं समझा देता हूँ। और इसके बाद में एक दो क्वेश्चन अपन और करेंगे, फिर आज के सेशन को ख़त्म करेंगे, क्योंकि सभी तरह के क्वेश्चन आई थिंक कवर हो चुके हैं। तो देखिए आपको एक सिंगल फेस एसी सर्किट दे रखा है, वोल्टेज आपका 100 वोल्ट, एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है और आरसी सर्किट है बेसिकली, ठीक है ना। तो आपको क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द पावर ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट। सबसे पहले अगर आपको पावर ड्रॉन सर्किट के अंदर निकालनी है तो आपको करंट निकाल लीजिए पहले, क्योंकि आपको रेजिस्टेंस तो पता ही है, आई स्क्वायर आर करके निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और भी कई तरीके हैं, मैंने वही तरीका अपनाया है। तो इस सर्किट में आपकी करंट कैसे निकलेगी, वोल्टेज आपको पता है, अब आपको इम्पीडेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। 40 माइनस जे 30 ओम, ठीक है ना, क्योंकि ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। तो अगेन उसका मैग्नीट्यूड आप निकाल लें, अंडर रूट 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर, यानी कि 900 1600, ये आपका हो जाएगा 2500 स्क्वायर रूट के अंदर। तो 50 एम्पियर जो है वो करंट मैग्नीट्यूड इसका करंट का आ जाएगा, ठीक है ना। 100 वोल्ट दे रखा है, तो आपकी जो करंट है वो जो निकल के क्या आ जाएगा, ये 100 बाई इम्पीडेंस आपका 50 ओम आ गया है, तो करंट आपकी निकल के आ जाएगी V बाई जेड, ये आई लिख दिया मैंने, आई बराबर आई इक्वल टू वी बाई जेड। तो 100/50, ये 2 एम्पियर करंट इसके अंदर फ्लो होगी सर्किट के अंदर, ठीक है ना। अब आपको पावर निकालनी है, तो आई स्क्वायर आर करके निकाल दीजिए। करंट आपकी 2 एम्पियर है, तो आई स्क्वायर यानी कि 4, और आपको इस केस में पावर जो कंज्यूम होगी केवल रेजिस्टिव पार्ट में होगी, तो 4 × 40 160 वाट इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सर्किट है, ये इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है ना। अब दो क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 3 फेज के ऊपर है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और मैं आपको बता दूं, कल रिसेंटली अभी जो जेएन का एग्जाम हुआ उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं, ए 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड सिमेट्रिकल लोड कंज्यूम्स P वाट ऑफ पावर फ्रॉम बैलेंस सप्लाई, ठीक है ना। एक 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड लोड था, उसको बैलेंस सप्लाई दी गई, तो पावर कंज्यूम है P वाट, ठीक है ना। कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, जनरल P वाट दे रखी है, ठीक है ना। इफ द सेम लोड, ये सेम लोड इज कनेक्टेड इन स्टार, पहले ये डेल्टा में था, अब इसको स्टार में कनेक्टेड कर दिया उस सेम सप्लाई के अक्रॉस जो पहले सप्लाई थी, ठीक है ना। तो अब पावर कंजप्शन कितना हो जाएगा। तो मैंने आपको एक स्टेटमेंट बताया था कि अगर आपका सिस्टम बैलेंस है, ठीक है ना, सिमेट्रिकल लोड है और 3 फेज बैलेंस सप्लाई है, तो लोड चाहे स्टार में कनेक्टेड हो या फिर डेल्टा में कनेक्टेड हो, पावर कंजप्शन हमेशा सेम रहेगा, ठीक है ना। तो अगर पहले P वाट है तो अब भी इसका P वाट हो जाएगा, इस केस में आपका आंसर C हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, प्लीज टेक अ नोट ऑफ दैट, राइट। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसके बाद में मित्रों लास्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे, तो आइए उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप लोगों ने 2 वाट मीटर मेथड पढ़ा होगा बैलेंस 3 फेज सिस्टम के अंदर पावर कंजप्शन का। तो उसमें काफ़ी सारी कंडीशंस आती हैं, तो उसमें से एक को लेकर के मैंने क्वेश्चन बनाया है। इन ए 2 वाट मीटर मेथड ऑफ मेजरिंग पावर इन ए बैलेंस 3 फेज सर्किट, 3 फेज सर्किट बैलेंस है और 2 वाट मीटर मेथड काम में ले रहे हैं पावर को मेजर करने के लिए, राइट। क्या कह रहे हैं, इफ द रीडिंग ऑफ बोथ द वाट मीटर्स आर इक्वल, अगर दोनों ही वाट मीटर की रीडिंग इक्वल है तो पावर फैक्टर क्या होगा, ठीक है ना। आप जानते हैं कि जब भी अपन ये 2 वाट मीटर मेथड काम में लेते हैं, तो दोनों वाट मीटर की जो रीडिंग्स हैं उनका जो फॉर्मूलेज हैं अगर आपको याद हो, तो W1 और W2, W1 इज √3 VLIL cos 30 माइनस फाइव, और दूसरी होती है √3 VLIL cos 30 प्लस 5, ठीक है ना। तो अगर दोनों ही वाट मीटर की रीडिंग सेम कब होगी, जब आपका एंगल फाइव जो है वो 0 हो जाए, ठीक है ना। दोनों 0 होंगे तो दोनों रीडिंग सेम हो जाएगी, क्योंकि फाइव 0 हो गया तो W1 आपका हो गया √3 VLIL cos 5 और W2 भी आपका हो गया √3 VLIL cos 5, राइट। अब ये जो 5 है वो पावर फैक्टर एंगल है, ठीक है ना, उसको हमने 0 लिया है, तो एंगल 0 है तो cos 0 क्या हो जाता है आपका 1, ठीक है ना। तो इस केस में आपका जो पावर फैक्टर ऑफ द लोड है
cos 5 वो आपका क्या हो जाएगा, यूनिटी हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 1। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपके सभी सातों चैप्टर्स अपन ने डिटेल के अंदर डिस्कस कर लिए हैं और आई होप कि ये पूरी सीरीज़ आपको बहुत ही बढ़िया लगी होगी। शुरू से लेकर के एंड तक मैंने कंप्लीट एक एक चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैंने आपको बताए और उसके बाद में हम लोगों ने एक एक चैप्टर के डिफरेंट क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए, ठीक है ना। सबसे पहले इस केस के अंदर हम लोगों ने डीसी सर्किट की बात की, उसके दो पार्ट डिस्कस किए थे, डीसी सर्किट्स पार्ट 1 एंड 2। फिर अल्टरनेटिव वाला चैप्टर था आपके एलिमेंट्स ऑफ पावर सिस्टम, ट्रांसफार्मर, 3 फेज इंडक्शन मोटर और डीसी मशीन्स। ये 6 चैप्टर अपन पहले डिस्कस कर चुके थे। लेक्चर हालांकि 7 है क्योंकि डीसी सर्किट को अपन ने 2 पार्ट में डिस्कस किया और आज आपका ये डीसी सर्किट का पार्ट खत्म हो चुका है। तो स्टूडेंट्स अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें और अपने मित्रों तक पहुंचाएं ताकि उनको भी फ़ायदा मिले। एंड मेरी तरफ से आप सभी लोगों को जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है मंडे को, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस सीरीज़ में से काफ़ी सारे क्वेश्चन या इस टाइप के क्वेश्चन कुछ डिफरेंट डेटा के साथ आपके सामने आ सकते हैं। तो इस सीरीज़ को आप कंप्लीट ज़रूर देखिए ताकि आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इन 8 लेक्चर के अंदर आपका पूरा सिलेबस कवर हो चुका है, ठीक है ना। सो वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक टू योर एग्ज़ाम। उसको लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।